Hello students, welcome to the e-learning class. Now today I am going to discuss the third topic of chapter financial management. In this chapter I will cover the topic that is the financial planning and the capital structure. Now what is financial planning? Financial planning क्या है? Financial planning को क्या बोलते हैं आप लोग? So financial planning coming with two words, finance and planning. So as you know what is the planning? Planning means deciding about the future, what is to done, when, where and by whom it should be done. तो सेम थिंग हमने प्लानिंग चैप्टर में पढ़ा था कि प्लानिंग क्या है कि जो फ्यूचर को डिसाइड किया, फ्यूचर को डिसाइड किया जाता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, हाउ टू मैनेज ऑल द वर्क, वो उसको बोलते हैं प्लानिंग. नाउ इन द फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड इन द फ्यूचर हाउ टू यूटिलाइज द फंड. जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्लानिंग है, कहाँ से फंड्स आ रहा है, कहाँ इसको यूज करना है, किस प्रोसेस से हमको यूज करना है, किस प्रोजेक्ट में यूज करना है, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल प्लानिंग. तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग मीन डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड एट योर डिस्पोजल. मतलब इट डिसाइड in advance how much to be spent in particular project and what to be spent. मतलब कितना स्पेंड करना और कहाँ से लाना है और कितना स्पेंड करना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंड ऑफ योर डिस्पोजेबल. फंड ऑफ योर डिस्पोजल मीन्स आपके पास जो फंड है उसमें से आपको डिसाइड करना है कि हमको ये फंड कहाँ पर प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, वेदर हमको इसको प्रोजेक्ट में लगाना है या डे टू डे एक्टिविटीज में. मतलब हम लोग को दो टाइप्स के फंड्स यूज करना है. एक होता है हम लोग लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स के लिए फंड्स यूटिलाइज करता है, एक होता है हम लोग डे टू डे एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं. मतलब मीटिंग द डे टू डे डेली एक्सपेंसेस से लाइक सैलरी, वेजेस एंड द फ्यूल्स, उसके लिए हम लोग जो होते हैं उसके लिए. तो ये भी पूछा जाए कि फंड एट योर डिस्पोजेबल, मतलब जो आपके पास बचा है फंड उसको हम किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं. तो फंड हम लोग जनरली यूज होते हैं फॉर द एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी. लेकिन यहाँ डिस्पोजेबल ऑफ फंड्स मीन्स क्या बोला गया? जो फंड हम डिस्पोजेबल, हमारे सब चीज एक्सपेंसेस काटने के बाद जो हमारा फंड बचा उसको हम कहाँ पर किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल प्लानिंग. मीन्स इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ टू यूज द फंड, वेयर इट इज यूज एंड इन व्हाट वे वी यूज द फंड. मतलब किस तरह से फंड्स को हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज करें, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल प्लानिंग. क्लियर? नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग डिटरमाइन. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या डिटरमाइन करता है? अभी तो हम लोग फंड्स को कैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे, कैसे. तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा तीन चीज डिटरमाइन करता है. फर्स्ट इज डिटरमाइन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड. मतलब कोई भी कंपनी एक अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें फर्स्ट हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या था? फाइनेंस मैनेजर. ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन बनाता है? द फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक दिस प्लानिंग. तो फर्स्ट ही डिटरमाइन हाउ मच द कंपनी रिक्वायर्ड ऑफ फंड. मतलब हमको कंपनी को कितना फंड चाहिए, वो कैसे दे, ये फंड कहाँ से, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड वो कहाँ से लाएगा. तो वो पहले अपना सेल्स स्ट्रक्चर देखेगा कि हम हमारी कंपनी का कितना सेल्स है, और इन फ्यूचर्स में हमारा अगर फ्यूचर्स ब्राइट है, मतलब हमारा सेल्स इंक्रीज हो सकता है, तो हम लोग अपना फंड्स को रेज करते हैं. तो फर्स्ट वर्क ऑफ द फाइनेंस मैनेजर टू डिटरमाइन हाउ मच फंड्स वी हैव टू रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी. मतलब हम लोग कंपनी को कितना फंड्स की जरूरत है कि हम लोग उसको यूटिलाइज करें. तो उसके लिए हम लोग के लिए फाइनेंस मैनेजर्स को एक प्रॉपर डिसीजन लेना है कि फंड्स को हम कैसे कहाँ से लाएं, कितना हमारे एस्टिमेट बजट बनाते हैं कि इस साल हमको कंपनी को इतनी फंड्स की जरूरत है, इतना हमारे पास ऑलरेडी है और फ्यूचर्स में हमको इतनी फंड्स की जरूरत है. तो ऐसा ये फाइनेंस रिटेन्ड, आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा कि हम लोग का कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एज ए केस एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग. तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमने रिटेन्ड अर्निंग रखे उससे हम लोग क्या यूज करें और कितना हम लोग बाहर से यूज करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप टू फाइनेंशियल मैनेजर टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड मींस डिसाइड द टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपनी, हाउ मच द कंपनी फंड्स इज रिक्वायर्ड टू यूज इन द फॉर द फ्यूचर. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड. प्रोक्यूरमेंट फंड्स मीन्स जो फंड हमको लाना है वो कहाँ से आएगा. मतलब इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर टू डिसाइड टू हाउ द फंड्स विल बी कम. मतलब फंड्स हमको जब कंपनी के लिए जरूरत है तो कहाँ से, वेदर विल टेक अ लॉन्ग टर्म फंड और वी कैन टेक अ मीडियम टर्म फंड और शॉर्ट टर्म फंड. तो फंड्स भी हम लोग के दो टाइप्स के होते हैं,
लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। लेकिन हमारा प्रोक्यूरमेंट मतलब कहाँ से हम फंड्स को रेज करें, कहाँ से ला सकते हैं। So as we know there are two types of funds, owners funds and a borrowers fund. ओनर्स फंड हम लोग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म डिवेंचर से हम लोग लेते हैं, ठीक है। और बोरो फंड्स का आता है जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उसको हम लोग बोरो फंड्स होते हैं। तो ये फाइनेंशियल मैनेजर ही डिसाइड करेगा कि हमको किससे ओनर फंड से फंड्स लेना है कि डिवेंचर से लेना है। उसकी पूरी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने के बाद ही वो फाइनल डिसाइड करेगा कि हमको कौन सा फंड यूटिलाइज करना है, ठीक है। फंड्स को कहाँ से लाना है, कहाँ से रेज करना है, किससे हमको किस जगह से फंड्स को रेज करें तो हमको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कहाँ से हमको करने से कम प्रॉफिट होगा, तो वो चीज फाइनेंशियल मैनेजर ही डिसाइड करे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजर ऑल्सो डिटरमाइन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, मतलब कौन सा फंड कहाँ से लाना है। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। नेक्स्ट, द लास्ट स्टेप determine the financial planning, that is utilizations of the fund. This is the most important point, utilizations of fund। मतलब जो फंड हम लोग को मिल गया, जो हम लोग रेज करने के बाद जो फंड्स आएगा उसको हम लोग कहाँ पर यूज करें, किस प्रोजेक्ट में यूज करें ताकि हमको उसको बेनिफिट मिले। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, अगर हम अपने फंड्स को एक प्रॉपर जगह पर प्रॉपर प्रोजेक्ट में यूज करें तो ताकि हमको प्रॉफिट होने, तभी हमको लगे कि हाँ हमारा फंड सही जगह पर लगा। अगर कोई बहुत ऐसा होता कोई फंड हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमको प्रॉफिट ना होकर लॉस हो रहा तो क्या था, हमारा पूरा फंड हमको लॉस होने की वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो। क्योंकि जो फंड हमने रेज किया, कहीं से लिया, उसको हमको लौटाना भी तो है। तो उसके लिए हमको फाइनेंशियल मैनेजर को बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि किस प्रोजेक्ट पर हम लोग कितना फंड इन्वेस्ट करें ताकि हमको मोर बेनिफिट एट मतलब शॉर्ट टर्म फंड्स में मिल सके, और कम पैसे में हमको ह्यूज प्रॉफिट कर सके। तो इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर टू यूज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। क्लियर? तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या डिटरमाइन करता है? इट डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्यूरमेंट फंड एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। क्लियर? नाउ बिफोर वी गो इनटू दिस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का? हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मेन उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट इज टू एंश्योर द एबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर these are required. First objective of the financial planning to ensure the ability of fund whenever these are required, means each and every company there must be have ability of fund when the company requires during the shortage or मतलब कंपनी को जब भी जरूरत हो किसी भी समय, तो कंपनी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी जरूरत में फंड्स यूज कर सकते। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर द एबिलिटी ऑफ फंड, मतलब एक कंपनी को इंश्योर करना है कि हमारे पास फंड है, जब भी हमको आपको फंड की जरूरत होगी तो हमको फंड दे सकते हैं। क्यों फंड व्हेनेवर दे रिक्वायर? आप लोग सोचते हैं कि एक बार इन्वेस्ट कर दे तो कंपनी को फिर पैसा की जरूरत, जी नहीं। आप एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आपको पूरा डे टू डे ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत है। तो इसलिए कंपनी को फ्यूचर इज uncertain, nobody know what's happening in the future, whether in the future the company will earn losses, then at that time the company have to pay the dividend from their returned earnings। तो उस समय कंपनी को फंड की जरूरत है। तो कंपनी को एक फाइनेंशियल मैनेजर को एक इंश्योरिटी देना है कि उनके पास फंड अवेलेबल है, कंपनी में जब भी किसी भी चीज की शॉर्टेज होगी दैट द फंड विल बी अवेलेबल फ्रॉम द कंपनी। So this is the first objective of the financial planning. Now the second objective what is? To see that the firm does not raise the resource unnecessary. एक another objective है financial planning का कि unnecessary funds को नहीं यूज करना है, लेना है। उसको पहले एक कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजर बनाता है कि हमारी कंपनी को कितना फाइनेंस की जरूरत है। तो उन्होंने बोला है another objective financial that the firm does not raise the unnecessary resource, मतलब unnecessary funds को नहीं लाना है, हमको जितनी की जरूरत है उतना ही हम रेज करेंगे। क्योंकि अगर एक्सेस फंड्स को यूज करेंगे तो उससे क्या होता है, हम लोग एक्सेस थिंकिंग करेंगे कि हाँ as we have already fund we can use it in the another project for a judgment, मतलब ऐसा कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा रिसोर्स का नुकसान होगा, हमारे फंड्स की भी अच्छी यूज नहीं होगी। क्योंकि ज्यादा पैसा रहेगा तो हम लोग एक नई चीज के लिए यूज कर सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला गया है
कि the firm does not raise the unnecessary resource or a fund. Clear? This is the second objective of the financial planning. Clear? So this is the main two objectives of the financial planning. That there must be an ability of funds in the company whenever is required, and the funds should not raise unnecessary resources. Clear? Next, that is, what are the importance of financial planning? Importance of financial planning क्या है? Here it will be financial planning. ठीक है, तो क्या है इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल प्लानिंग का? इट फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स. मीन्स क्या फैसिलिटेट कर रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या है कि इट फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड. मतलब हम लोग को उतना ही फंड कलेक्ट करें जितनी की जरूरत है. मतलब एक एक्यूरेट फंड की कलेक्शन करें ताकि जिसकी वजह से हम अपनी कंपनी को अच्छा सा प्रॉफिट भी दे सके और हमारा जब भी डेब्ट हो उसको हम रिकवर कर दे. तो ये ऑप्टिमम फंड की बहुत ही जरूरत है, जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग का. सेकेंड, इट हेल्प इन फिक्सिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्स. तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग क्या हेल्प करता है? इट ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि हमारी कंपनी का क्या बजट है, हमने कितना प्लान किया कि इस साल हम कंपनी में कितना इन्वेस्ट करें. तो ये कौन करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग ही हेल्प करता है कि हमको कितने कैपिटल्स की जरूरत है. फिक्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर. मोस्ट एप्रोप्रिएट मतलब एक बजटिंग बनाते हैं कि इस साल हमको इतना फाइनेंस की जरूरत है, हमको इतनी ऐसी फाइनेंस लाएंगे तो हमारी कंपनी इतना ग्रोथ करेगा. तो वो भी है हमारे किसके द्वारा होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग. अगर हम लोग प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करें तो हम लोग एक्यूरेट कैपिटल स्ट्रक्चर्स की हम लोग नहीं यूज कर सकते. तो फाइनेंशियल प्लानिंग आल्सो हेल्प टू फिक्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन इन्वेस्टिंग द फाइनेंशियल राइट प्रोजेक्ट. नाउ फाइनेंस प्लानिंग आल्सो हेल्प टू फिक्स द टू इन्वेस्ट योर फंड इन द राइट प्रोजेक्ट. मतलब फाइनेंस प्लानिंग हम लोग क्या करता है कि वो पहले से डिसाइड करता है कि कोई सा प्रोजेक्ट में हमको कितना फाइनेंस लगाना है. तो ये फाइनेंस मैनेजर ही है जो पहले से प्लान कर दिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमको इतना फाइनेंस चाहिए, जो भी प्रोडक्ट के लिए हमको डिपार्टमेंट के लिए इतना फाइनेंस चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी की तरह. तो ये विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग वी कैन नॉट डू ऑल दिस एक्टिविटी. तो फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो हेल्प टू इन्वेस्ट इन द फाइनेंस द राइट प्रोजेक्ट. मतलब राइट प्रोजेक्ट के लिए उन्हें right amount of investment करता है. That will also come under the financial planning. Without financial planning, it cannot be come. Clear? Next, it help in proper utilization of fund. Now, proper utilization of fund मतलब क्या? आप लोग नहीं जानते हो, कोई भी चीज का प्लानिंग अगर पहले से करके करोगे तो उसका एक प्रॉपरली यूज हो सकता है. अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है तो अगर उसको आपको बिना सोचे समझे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे क्या होता है? उससे हमको लॉस होता है. लेकिन ये फाइनेंशियल प्लानिंग है जो हमको बताता है कि हमको प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं. कौन सा फंड्स हमें लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए होता है, कौन सा हमें शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए, कौन सा हमें डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए इतना यूज करना. तो ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग ही बताता है कि हम फंड्स को कहाँ पर यूटिलाइज करें प्रॉपरली. विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग वी कैन नॉट यूटिलाइज द फंड्स प्रॉपरली इन द कंपनी. ठीक है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग ही हम लोग को प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के बारे में बताता है. नेक्स्ट, इट हेल्प इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. नाउ हाउ द फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. तो बिजनेस में हमको को मालूम है बिजनेस इज अनसर्टेन. So we don't know what happen in the futures, what surprises will come in future. So it is the financial manager who plans that in future if any uncertainty, if any shocks will come, we will overcome with this shocks. मतलब अगर फ्यूचर से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स आएगा, कोई भी ऐसा शॉक्स मिलेगा तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग इतना अच्छा सा मैनेजमेंट प्लानिंग किया रहता है कि अगर फ्यूचर्स में अगर हमें छोटा मोटा जो भी अगर लॉस होता है उससे हम ओवरकम, वो हमारी कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, उससे हम ओवरकम हो सकते हैं. तो इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजर दैट हेल्प इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस. कोई भी अनसर्टेनिटी आता है
वो फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा हम उससे ओवरकम हो सकते हैं। क्लियर ना। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या, हाउ द फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कैसे हेल्प कर रहा है। So as you know, if there is ability of funds in the company, so there is a coordination manner in the sales department, purchase department, management. अगर फंड्स की कहीं से भी कमी नहीं होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या सेल्स डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटिव वे से अपना वर्क कर सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, उनका कोई भी वर्क रुक नहीं सकता है, वो स्मूथली वे से अपना बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। तो बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग आल्सो हेल्प इन ए कोऑर्डिनेशन मैनर टू हेल्प फॉर द सेल्स डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द परचेज डिपार्टमेंट। तो हर चीज के लिए फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। फाइनेंस आ तो गया, अब फाइनेंस आने के बाद उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई तो आप उस फाइनेंस का यूज नहीं कर सकते, उसका सही यूज नहीं कर सकते, मे बी आपको उससे बहुत ज्यादा लॉस है। तो फाइनेंस के लिए आपको फाइनेंस की प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। क्लियर। सो स्टूडेंट, कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is the capital structure. So this is the most important topic of this chapter. What is the capital structure? Capital structure क्या है कि आपकी कंपनी का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर वो बताता है। तो must we know what is the meaning of capital structure? Capital structure means the proportion of debt and equity used by financing the operation of business. Means the capital structure means क्या, the proportion of debt and equity used by the financing to operation, मतलब जो बिजनेस चलाने के लिए हमें कितना डेप्ट से लेना है पैसा, कितना हमको इक्विटी से हमको जो फाइनेंस हम लोग जो ले रहे हैं कंपनी के लिए। तो अगर डेप्ट से हमको, डेप्ट मीन्स हमको बोलते जो लॉन्ग फंड्स बोलते जो हम लोग बोरोवर से लेते हैं उसको हम लोग डेप्ट बोलते हैं, मतलब जो हम लोग उधार लेते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। इक्विटी मीन्स यहाँ हम लोग जो शेयर से हम लोग फंड्स रेज करते उसको बोलते हैं इक्विटी। यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर द कंपनी क्या बोल रहा है कि हम जो फाइनेंस यूज करें बिजनेस के लिए, तो हाउ मच वी विल टेक फ्रॉम द डेप्ट और हाउ मच वी विल टेक फ्रॉम द इक्विटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी यूज्ड बाय फाइनेंसिंग फॉर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस चलाने के लिए हमको कितना फंड फाइनेंस हमको डेप्ट से लेना और कितना हमको फाइनेंस से इक्विटी शेयर से लेना। इट इज द प्रोपोर्शन बिटवीन द डेप्ट एंड द इक्विटी। The capital structure should be such which increase the value of the equity shareholder. Means capital structure उसको ही बोला जाएगा जो हमारे equity shareholders को increase करेगा, wealth हमारा increase कर रहा है, increase the और maximize the wealth of the equity shareholder. तो best capital structure कंपनी उसी का क्या है जिसका ज्यादा से ज्यादा equity shareholders रहेंगे। क्यों, इसमें भी बहुत सा प्रॉफिट और लॉस है देखा जाता है। डेप्ट में बस आपका बहुत सा रिस्क होता है, वो रिस्क ही होता है, लेस कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये रिस्क ही होता है क्योंकि आपको डेप्ट पेमेंट करना विद इन अ टाइम, यू हैव टू पे। बट इन द इक्विटी शेयर्स वी हैव टू पे अ पेमेंट व्हेन द कंपनी इज विंडिंग अप। तो ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में से आता है कंपनी का जो भी पूरा स्ट्रक्चर हमको देना है कि हमको वेदर वी हैव टू टेक अ फाइनेंस फ्रॉम द डेप्ट और फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स। क्लियर। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस affects the profitability and the financial risk। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या मेजर करता है, वो हमारे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है और क्या फाइनेंशियल रिस्क वो मेजर करता है। मतलब इट शो हाउ मच द कंपनी विल अर्न अ प्रॉफिट, मतलब टोटल मार्जिन पूरा बता देता है कंपनी का कि हमारी कितनी कंपनी को हमको प्रॉफिट अर्निंग है और कितने हमारे फाइनेंशियल रिस्क है दैट वी हैव टू पे फॉर द डेप्ट। क्लियर ना। कैपिटल स्ट्रक्चर हेयर इंक्लूड डेप्ट एंड इक्विटी मींस देयर प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। मतलब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो कंपनी का दिखा रहा है कि अगर क्या हम कोई कंपनी डेप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं या इक्विटी से दोनों से स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम उधार लेके भी कर सकते हैं और ये बाय रेजिंग द शेयर से भी स्टार्ट, लेकिन इसमें भी हम लोग का प्लस और नेगेटिव पॉइंट दोनों है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है। क्या नेगेटिव पॉइंट है कि डेप्ट क्या करता है, डेप्ट इन्वॉल्व अ लेस कॉस्ट बट इट इज वेरी रिस्की। डेप्ट में हम लोग को क्या लेस कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, हम लोग कम पैसा लेते हैं, हम लोग को डिविडेंड कम करना, बट इट विल बी रिस्की क्योंकि एट अ सर्टेन टाइम यू हैव टू पे द डेट। वेदर आर द कंपनी विल अर्न अ प्रॉफिट और लॉस यू हैव टू पे द डेट। बट वेयर आर द इक्विटी शेयर्स आर एक्सपेंसिव बट these are the safe security from the company point of view। मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को बुलाता है एक्सपेंसिव तो है लेकिन फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज द सेफ। मतलब इसको हम
एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स में यूज कर सकते हैं, और ये कैपिटल रिटर्न भी नहीं हो सकता एज अ वी हैव टू पे अ डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट है कंपनी का हमको डिविडेंड में एज ए पे, वी डू नॉट हैव टू रिटर्न द कैपिटल, हम लोग जो कैपिटल उसका हमको रिटर्न नहीं करना, क्योंकि वो रिटर्न तभी होगा जब कंपनी बिल्ड अप होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज द प्रोपोर्शन बिटवीन द डेब्ट एंड द इक्विटी, here the debt involves a less cost but it is risky, but the equity shares is expensive but it is more profitable from the company point of view, clear? तो ये होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारे पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर्स को बता देता है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, clear? Now before we know the capital structure, we know what is the financial structure and what is the capitalization. Financial structures of capitalization क्या होता है? तो financial structures it includes both long term and the short term source of capital. मतलब financial structure हमारा both long term और short term finance include है। long term finance क्या होता है? Equity shares holder, preference shares, debentures, और short terms में हमारे current liabilities आ रहे हैं, just like creditors, ठीक है, इसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट, दे आर द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, तो ये हमारा इंक्लूड होता है फाइनेंस स्ट्रक्चर। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी शो कर रहा है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी शो कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एज अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, क्लियर? तो ये जो लायबिलिटी साइड का पूरा हमारा बैलेंस शीट शो कर रहा है, जिसमें हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोथ शो कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एज अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज कैपिटलाइजेशन? Capitalization refers to the aggregate of long-term sources of capital. It excluded the short-term sources. और now capitalization क्या हुआ? जो अभी तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बहुत लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों था, लेकिन कैपिटलाइजेशन से हमने जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज को माइनस कर दे, मतलब हटा दिया जाए, उसको हम तो बोलते हैं एज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मतलब जो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, उसको ऐड करके हमको करंट लायबिलिटी को हटा देते, उसको बोलते हैं हमें कैपिटलाइजेशन। तो हमारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट्स को हटाने के बाद वो होता है हमारा कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर देखो ये दिखाया जा रहा है कि हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स और शॉर्ट टर्म सोर्स कितना है, फिर यहाँ पर सिर्फ हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स दिखा रहा है। तो ये चीज क्या है, इन दोनों का प्रोपोर्शन को हम लोग बोलते हैं एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल का डिफरेंट सोर्सेस है उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। मतलब एज वी नो जो पूरा लॉन्ग टर्म सोर्स है उसमें से हम लोग जो डेप्थ को हटा देंगे उस पोर्शन को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं, ठीक है? तो एज एग्जांपल हम बोल सकते हैं, सपोज आपकी कंपनी की टारगेट 10 लाख है, ठीक है? आप 10 लाख, उसमें आप 1 लाख ले रहे हो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, ठीक? तो आपका जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या है, 1 लाख है। 9 लाख क्या है आपका, ये आपका कैपिटलाइजेशन हुआ। 1 लाख हो गया आपका शॉर्ट टर्म सोर्सेस हो गया। ये 10 लाख आपका पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये आपका पूरा आ रहा है, इसमें ये आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ये 10 लाख आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तो कैपिटलाइजेशन क्या शो कर रहा है, 9 लाख आपका कैपिटलाइजेशन शो कर रहा है। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, जो आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेस है, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस क्या है आपका 9 लाख, वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ, क्लियर? नाउ स्टूडेंट कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। After knowing what is the capital structure, we first know what is the financial leverage. Financial leverage क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है। तो ये हमारी कंपनी को डिसाइड करा कि वेदर वी हैव टू प्रेफर फॉर द इक्विटी शेयर कैपिटल और फॉर द डेब्ट कैपिटल। तो कंपनी के लिए वो क्या करना, फाइनेंशियल लीवरेज बताता है कि हम किसको ज्यादा प्रेफर दें। बट हियर द फाइनेंशियल लीवरेज refers to the proportion of debt in overall capital. फाइनेंशियल लीवरेज किसको प्रेफर देता है, ये कहता है कि कंपनी को हमको सबसे ज्यादा डेब्ट कैपिटल लेना, ओवरऑल कैपिटल में हमें डेब्ट के लिए प्रेफरेंस देता है। क्यों दे रहा है, क्यों इनको लगता है कि डेब्ट रहने से हमको ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, क्यों रहेगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल लीवरेज द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन ओवरऑल कैपिटल। ना फाइनेंशियल लीवरेज क्या बोलता है कि हमको हर कंपनी में इक्विटी शेयर्स पर भी डिपेंड नहीं है, हमें मोर और मोर डेब्ट पर डिपेंड होना चाहिए। क्यों डेब्ट पर डिपेंड होना चाहिए, तो अभी बताते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी।
मतलब हम लोग को जो फाइनेंशियल लीवर्स क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द डेब्ट कैपिटल। क्लियर? नाउ विद अ डेब्ट फंड कंपनीज फंड एंड अर्निंग इंक्रीज। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि डेब्ट फंड से हमारी कंपनी फंड की अर्निंग इंक्रीज हो रही है। किस तरह से डेब्ट फंड से कंपनी फंड की इंक्रीज हो रही है? क्योंकि आप लोग सोचते डेब्ट का एज अ लोन है, जितना लोन लोगे तो हमको प्रॉफिट तो लोन तो देना भी पड़ेगा, तो वो हम आज प्रॉफिट एंड लॉस व्यू से देखेंगे कि जितना हम डेब्ट फंड लेंगे कंपनी से उतना हमारा फंड कंपनी फंड की अर्निंग इंक्रीज होगी। बिकॉज डेब्ट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल। डेब्ट इज अ चीपर सोर्स, मतलब सस्ता है, मतलब आज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमको डेब्ट मिल जाता है। दैट इज इट debt fund increase the company finance earning, yes, because it is cheaper source, but it is risky. ये risky है लेकिन it is a cheaper source. Now more debt will the result in increase the earning only when the return on investment should be more than the rate of interest. यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा जो डेप्ट है, मोर डेप्ट, वो ज्यादा डेप्ट लेंगे तो हमारी अर्निंग इंक्रीज होगी, और ओनली व्हेन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। तो नाउ फर्स्ट आप लोग सुनिए कि किस तरह से हमारा ज्यादा डेब्ट हमारी अर्निंग इंक्रीज करेगी। तो जितना ज्यादा हम लोन लेंगे हमको उससे लोन ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप लोग अपने एज अ पर्सनल लोन ना देखे, फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम लोन ले रहे हैं कंपनीज के लिए तो हमको उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कहाँ पर शो करते हैं? हमने डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। तो ये हमारा एक तरह का एक्सपेंसेस शो कर रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एक्सपेंसेस में शो कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर रहा है। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट एंड मार्जिन शो कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? हमको टैक्स बर्डन हो रहा है। हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट शो कम करती है, क्योंकि उनको जितना रेट ऑफ प्रॉफिट रहेगा हमको टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है? अगर हमारी प्रॉफिट मार्जिन कम हो रही है तो हमारा टैक्स बर्डन भी कम हो रहा है। तो कंपनी जो टैक्स बर्डन बचा रहा है गवर्नमेंट से, वो टैक्स वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? समझ रहा है? तो किस तरह से डेब्ट हमारा अर्निंग इंक्रीज कर रहा है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करें, जिससे हमारी प्रॉफिट मार्जिन शो कम कर रही है कंपनी की, और वही प्रॉफिट मार्जिन अच्छा टैक्स का बर्डन कम हो रहा है। टैक्स का बर्डन होने से हमारी जो बच रहा है प्रॉफिट मार्जिन वो हम एज ए कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स में हमारा, इससे क्या है? हमारा डेब्ट क्या इंक्रीज कर रहा है? हमारी एक वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहा है, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल को इम्प्रूव कर रहा है। क्लियर? लेकिन कब ये केसेस कब हो सकता है कि डेब्ट हमारा इक्विटी शेयर, जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, तभी ये प्रिंसिपल हमारा काम करेगा, तभी हमारा ये डेब्ट हमारे कंपनी के लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन वी हैव टू मूव फॉर द इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हुआ as compared to the rate of interest, then we have to move further, then that this principle will not applicable for that, कि जो हमने डेब्ट ले रहे कंपनी के लिए हमारे लिए तब प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अगर हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है as compared to the rate of interest, then the debt policy is more applicable for the company। ठीक है? तो ये चीज भी था ना। if the rate of interest is more than the earning मीन्स लॉस फॉर द कंपनी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बताया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तब हमारे कंपनी के लॉस है, तब हम लोग इसको इक्विटी, तब डेब्ट न लेके हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को मूव करेंगे। तो ये फाइनेंशियल लीवरेज हम लोग को प्रेफर कर रहा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा डेब्ट ले, लेकिन वो प्रिंसिपल कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? नाउ हम लोग सॉल्यूशन बता रहे हैं आप लोग को। क्या सॉल्यूशन? फर्स्ट सॉल्यूशन, ऑल द इक्विटी कैपिटल। हम लोग को जब पूरा इक्विटी कैपिटल लेना, हमको डेब्ट नहीं लेना है। तो टोटल कैपिटल कितना? 50 लाख। इक्विटी कैपिटल है 50 लाख को हम लोग 50,000 शेयर्स इंटू ₹10 ईच में डिवाइड किए। डेब्ट हमारा नील है, हम लोग कोई भी डेब्ट कैपिटल, मतलब ये हम लोग आज एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर हम डेब्ट ले रहे हैं तब क्या हमारी प्रॉफिट मार्जिन है, अगर डेब्ट नहीं ले रहे तब कौन सा प्रॉफिट मार्जिन है। तो यहाँ पर हमारा डेब्ट नील है,
टैक्स रेट हमारा 30% है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा 7 लाख है। मतलब ये हमारा प्रॉफिट है बिफोर टैक्स के, इंटरेस्ट और टैक्स पेड करने पहले का हमारा प्रॉफिट, मतलब हमने इंटरेस्ट और टैक्स को पेड नहीं किया ना। इन द सिचुएशन 2 मोर डेप्ट एंड विथ इक्विटी, मतलब इक्विटी सेल्स कैपिटल भी लिए और डेप्ट भी लिए हैं। तो टोटल कैपिटल कितना है हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर 50 लाख है, इक्विटी कैपिटल हमने कितना लिया 30 लाख, ठीक है। डेप्ट यहाँ पर हमने क्या लिया 20 लाख। नाउ टैक्स रेट विल बी 30%। Now interest in debt will be debt 10%. Interest में debt में 10% है। Now earning before interest on before tax here the 7 lakh। मतलब इस सिचुएशन में हमने अभी ये टैक्स पेमेंट नहीं करने का हमने प्रॉफिट दिखाया। In the next we will discuss how much the company will earn a profit after paying the tax। अब टैक्स पेड करने के बाद कंपनी को क्या प्रॉफिट मार्जिन मिला है, क्लियर। So students, let's continue our topic। This chart show how the taking more debts leads to the earning per shares for the company। किस तरह से हम लोग ज्यादा डेट लेने से हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, हमारे अर्निंग प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने 2 एग्जांपल्स दिए थे, एक अंडर सिचुएशन 1, अंडर सिचुएशन 2। तो यहाँ पर सिचुएशन 1 में क्या था, हमने टोटल इक्विटी शेयर्स कैपिटल लिया था और यहाँ पर हमने 30 लाख का इक्विटी शेयर्स लिया था और 20 लाख हमने डेब्ट से लिया था। तो व्हाट वी विल सी इन द कंडीशन दैट इज द इक्विटी अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों सिचुएशन में लोग कंपनी को अर्न हुआ था 7 लाख एंड 7 लाख, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट मतलब बिना टैक्स और इंटरेस्ट पे करने के दोनों कंपनी को हमको 7 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अर्निंग बिफोर टैक्स बिना जब टैक्स नहीं पेड किए हैं तब हमको कितना मिल रहा है 7 लाख और 50 लाख, क्योंकि इसका हमने डेप्ट दिया है, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स जब टैक्स पेड नहीं कर रहे हैं और उसमें 30% हमको टैक्स पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि जितना हमारे अर्निंग रहेगा उस पर टैक्स होगा। इसमें हमें 50 लाख 5 लाख क्यों दिए, क्योंकि हमारा 2 लाख हमने आज डेप्ट शो किया, इसमें हमने इसमें डेप्ट में हमने 2 लाख डेप्ट को शो किया, इसमें से 7 लाख से अपना डेप्ट का माइनस करके हमारा अर्निंग ये दिखेगा, इसमें हम 30% टैक्स पेमेंट करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में हमने 30% टैक्स इसमें देखेंगे, तो 30% टैक्स करेंगे तो 7 लाख का हम लोग यहाँ पर हमें 70,000 होगा, 2,10,000 हम लोग का टैक्स पेमेंट होगा। यहाँ पर हमको टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा 1,50,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हुआ, यहाँ पर टैक्स हमको ज्यादा पे करना पड़ा, यहाँ पर टैक्स हमको कम करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा टैक्स कितना, अर्निंग कितना हो रहा है आफ्टर टैक्स पेमेंट के लिए 4,90,000। हियर इट विल बी अर्निंग आफ्टर टैक्स 3,50,000, क्लियर। तो क्यों, यहाँ पर हमको देखो, यहाँ पर अर्निंग आफ्टर टैक्स 3,50,000 शो कर रहा है, यहाँ पर 4,90,000 शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमको टैक्स यहाँ पर 7 लाख, यहाँ पर हम 5 लाख पर टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 लाख हमारा ऑलरेडी टैक्स प्रॉफिट में सेव हो रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर हम सिर्फ टैक्स पेमेंट कर रहे हैं किसमें, सिर्फ 5 लाख में, जिसमें हम शो कर रहे हैं 7 लाख में। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा कितना रहा 4,90,000, हियर इट विल बी 3,50,000, ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर्स कितना हो गया, हमको यहाँ पर देखना है कि हमारा किस तरह से हम इक्विटी शेयर्स ले लें, हम वेल्थ मैक्सिमाइज करें, हमारा ज्यादा हम इक्विटी शेयर्स पर हमारे अर्निंग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देखा जा रहा है अर्निंग पर शेयर में कैसे होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर 4,90,000 को हम 5 लाख से डिवाइड करें तो हमारा 0.98 आ रहा है, यहाँ पर हमारा 1.16। तो यहाँ पर हमारा देखा जा रहा है अर्निंग पर शेयर कौन सा सिचुएशन में हो रहा है, सिचुएशन 2 में हो रहा है, जिसमें हमने ज्यादा डेप्ट लिया, वहाँ पर अर्निंग पर शेयर हमारा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन 1 में हमारा अर्निंग पर शेयर डिक्रीज शो कर रहा है। दैट मीन्स जिसमें हम ज्यादा डेप्ट शो करेंगे उससे हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया, हमारी इक्विटी पावर्स की ओनर्स की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर ओनर्स की इनकम नहीं बढ़ी, यहाँ पे ओनर्स की इनकम घट रही, यहाँ पर ओनर्स की इनकम बढ़ी, हमारी इक्विटी से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, क्लियर। तो ये हो जा रहा है, तो हमारा यहाँ पर अर्निंग पर शेयर बढ़ गया ना। एक और चीज हमने क्या बोला था कि अंडर फाइनेंशियल लीवरेज में क्या बोला था कि डेप्ट, इफ यू टेक मोर डेप्ट
द कंपनी विल अर्न मोर इनकम, ठीक है। तो लेकिन उस किस कंडीशन में वो बोला था कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा रहेगा तभी हमारा ये पॉलिसी सक्सेस होगा, नहीं तो हम लोग इक्विटी शेयर से मूव करेंगे। तो हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है? अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था? 7 लाख, ठीक है। और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 50 लाख। इंटू 100 करने से हमको 14% आ रहा है, ठीक है। 14% आने के बाद हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 14%। और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। तो हमको 4% का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स the company is earning 4% extra profit as compared to the situation 1 to the situation 2. तो कंपेयर करने सिचुएशन 1 से कंपेयर करने से हमको 4% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो। तो ये सक्सेस है कि हम मोर डेप्थ लेंगे तो हमको मोर अर्निंग इनकम मिलेगा। क्लियर? थैंक यू।